हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल ग्लोबल अकाउंटिंग पाठशाला पे, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में फाइनल सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में जो मई 2019 के एग्जाम्स हुए थे, उस पर्टिकुलर एग्जाम में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई की वैल्यूएशन कैसे होती है, एंड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर क्या मूवमेंट्स देख पाएंगे, राइट। तो ये सारी बातें जो है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से जानने को मिलेगी, और इसी बहाने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे और डेफिनेटली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों के पास में होना चाहिए सीए फाइनल मई 2019 का क्वेश्चन पेपर। इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से। आप अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर पास्ट क्वेश्चन पेपर में सीए फाइनल मई 2019 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रख लीजिए, राइट। और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो आई होप आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया होगा, और मैं अब स्टार्ट करता हूं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 5 पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, और एग्जाम में पूछा गया है 15 मार्क्स के लिए, राइट। तो हमारे पास में देखिए बैलेंस शीट दी हुई है, समराइज बैलेंस शीट ऑफ पीएन और एसआर लिमिटेड। पीएन इज द होल्डिंग कंपनी, एसआर इज द सब्सिडरी कंपनी, जहां पे लैंड प्लांट इन्वेस्टमेंट इन एसआर आपका दे रखा है। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हम इस कंसोलिडेशन को अंजाम देते हैं सर, क्योंकि पीएन लिमिटेड ने एसआर लिमिटेड के बिजनेस को डायरेक्टली परचेज ना करते हुए स्टेक अक्वायर कर लिया। अगर डायरेक्टली परचेज करता तो इसकी अकाउंटिंग कहां हो जाती? इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पे स्टेक एक्विजिशन किया है तो हम इसकी अकाउंटिंग ना करते हुए इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, हर साल रिपोर्टिंग करेंगे, हर साल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ में हमारी सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हुए हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, तो हमने 12,48,000 इन्वेस्ट किए हैं, राइट। हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की दी हुई है। हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की दी हुई है, और हमने ये 12,48,000 इन्वेस्टमेंट किया है एसआर, दैट इज आवर सब्सिडरीज के अंदर। तो ये सब्सिडरीज हमको क्या बदले में नेटवर्थ देती है ये जानना पड़ेगा, ये हमको पहचानना पड़ेगा, और इसकी कैलकुलेशन कब करते हैं हम लोग? डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। तो देखते हैं सर ये इन्वेस्टमेंट इसने कब किया। ये यहाँ पे तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, डेफिनेटली फिर नीचे एडजस्टमेंट में ये बात लिखी हुई होगी। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो नॉर्मल आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी लायबिलिटीज में देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 100 रुपए की है, एक शेयर 100 रुपए का है। अदर रिजर्व्स है, रिटेन अर्निंग्स है, ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। तो बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बैलेंस शीट में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के एडजस्टमेंट की बात करें तो कहता है कि सर उसने जो होल्डिंग कंपनी ने ना पीएन लिमिटेड ने 70% शेयर्स एक्वायर किए हैं 100 रुपीज वाले, 70% शेयर्स एक्वायर किए हैं 100 रुपीज वाले ऑफ एसआर लिमिटेड, ओके। और कब एक्वायर किए? एग्जैक्टली 1 अक्टूबर को सर। 6 मंथ का पीरियड हो गया ना फिर हमारा। 1 अक्टूबर को एक्वायर किया तो पोस्ट एक्विजिशन यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का पीरियड पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ हो गया, और प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ हो गया, आधा समय हो गया सर, ओके। सो टाइम अपोर्शनमेंट भी करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमको। टाइम अपोर्शनमेंट, साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय 12, फिर 6 मंथ का पीछे भेजो, 6 मंथ का आगे रखो, है ना। तो आई होप आपने प्रीवियस सेशन में टाइम अपोर्शनमेंट अच्छे से पढ़ा होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कहता है रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एसआर लिमिटेड showed a credit balance of 93,600 on 1 अप्रैल 2017। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो रिटेन अर्निंग है एसआर लिमिटेड की, वो 93,600 का बैलेंस दिखाती है 1 अप्रैल 17 को। एक साल पहले आपके रिटेन अर्निंग में इतना बैलेंस पड़ा है, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 12% वाज पेड ऑन 15 दिसंबर 2017। हमने 15 दिसंबर को डिविडेंड बांट दिया उसी बैलेंस से। इसका मतलब डिविडेंड बांटा है हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, बट इट डजंट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि डिविडेंड आपने करंट ईयर में बांटा है। अब वो प्री हो पोस्ट हो, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। हमें वो आपको जो उसका अकाउंटिंग जो इंपैक्ट करना है वो पोस्ट एक्विजिशन में ही करना है। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ प्री एंड पोस्ट एनी मोर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
तो कहता है पीएन लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स रिटेन अर्निंग, यानी होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड मिला उसने उसको अपने रिटेन अर्निंग में जमा कर लिया। तो सर वहीं पे तो जमा करेगा ना, और कहां पे जमा करेगा वो, राइट, रिटेन अर्निंग में ही तो लेकर जाएगा, बिकॉज डिविडेंड एक इनकम है हमारे लिए, चाहे वो प्री एक्विजिशन हो चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन हो, बोथ डिविडेंड विल गो इन योर स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंसोलिडेशन में ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है, नॉक ऑफ हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। Now we have fair value adjustment. Fair value of plant and machinery of SR Limited as on 1st of October 2017 was rupees 6,24,000. The rate of depreciation on plant and machinery was 10% per annum. My dear friends, देखिए फेयर वैल्यू जो दे रखी है आपको प्लांट मशीनरी की दे रखी है 1 अक्टूबर को, यानी जिस दिन हमने इस कंपनी को एक्वायर किया है ना, उस दिन उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है, और हमको उस दिन उसकी फेयर वैल्यू जाननी भी होती है in order to find out the clearly net identifiable assets so that you can calculate your goodwill or gain on bargain purchase accurately. तो फेयर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट आ गया है इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का। देखिए इसके अलावा इन्वेंट्री ट्रेड पेबल का भी है। तो 5th पॉइंट में कहता है फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर द रिस्पेक्टिव इंडेक्स। हर इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए, तो ये सारी कुछ फेयर वैल्यू इंक्रीज है जो आपको 1 अक्टूबर को ध्यान में रखनी है, विच आर कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। और इनको बैलेंस शीट कंसोलिडेशन में भी आपको ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है। वो क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसे इंक्रीज किया गया है 3,12,000 से, इन्वेंट्री जिसे इंक्रीज किया गया है 46,800 से, और ट्रेड पेबल जिसे इंक्रीज किया गया है 31,200 से। ओके, तो सर ये क्वेश्चन अपना पुराना वाला ही क्वेश्चन है, मई 2018 में जो क्वेश्चन आया था 100% कंट्रोलिंग स्टेक के साथ में, सेम क्वेश्चन को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर कर वापस पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। तो अच्छा है सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे अपन काम करेंगे, है ना, और देखते हैं सर कैसे एनसीआई को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडजस्ट करते हैं। इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड द ट्रेड पेबल्स आर नॉट येट सेटल्ड। इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपकी स्टिल अनसोल्ड है, और ना ही ट्रेड पेबल को भी सेटल किया गया है, यानी दोनों का बैलेंस शीट तक कैरी फॉरवर्ड कर लिया है हमने, दोनों के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है। 7th पॉइंट की बात की जाए तो अदर रिजर्व्स एज ऑन द 31st मार्च 2018 आर द सेम एज वाज ऑन 1 अप्रैल 2017। बाकी अदर रिजर्व्स में कोई मूवमेंट नहीं है पूरे के पूरे ईयर में, तो यहां पर बाकी के पूरे अदर रिजर्व्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ रिटेन अर्निंग में मूवमेंट आएगा। 8th पॉइंट कहता है द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बोथ द कंपनीज आर नॉट सीजनल in nature and therefore it can be assumed that the profits are earned evenly throughout the year। ये तो सर हम लोग बिना कहे भी कर सकते थे। 8th पॉइंट तो ये नहीं भी लिखते तो हम यही अज्यूम करते हैं कि सर हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं, हमने जितना भी बिजनेस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर किया है, डिवाइडेड बाय 12 करने का मतलब यही है कि हमने हर दिन समान रूप से प्रॉफिट्स कमाए हैं। सो दिस इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन जो हम लोग हमेशा से लगाते आते हैं। आपको बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 18 के लिए अपने पूरे ग्रुप कंपनीज के लिए एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। और इस आपको पता है कि सर सबसे पहले देखो क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए हमारे फंडामेंटल वर्किंग नोट्स, जिसे हम कहते हैं बिग फोर, राइट, इसे हम कहते हैं बिग फोर। और बिग फोर आप जानते हैं कि बिग फोर क्या है सर, है ना। बिग फोर जितना इंडस्ट्रीज में जरूरत है, जितनी इंपॉर्टेंस है बिग फोर की इंडस्ट्रीज में, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी होगी कंसोलिडेशन के। और सारे के सारे कंसोलिडेशन चैप्टर में बिग फोर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सारी की सारी फंडामेंटल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बिग फोर के अंदर क्या बनाते हैं, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन, गुडविल, देन फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और फिर बाद में कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, जहां पे हम थर्ड वर्किंग नोट को अभी तक क्या कर रखे थे, साइलेंट कर रखे थे। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वो थर्ड वर्किंग नोट भी बनाना सीख जाएंगे कि सर एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पर इंपैक्ट कैसे आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जहां पे क्या नाम है हमारी सब्सिडरी का, एसआर लिमिटेड, राइट। ओके, तो एसआर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन हमारी है, कब है सर, 1 अक्टूबर 2018 है कि 17 है वो, ओके। सो हमारा जो एक्विजिशन डेट है 1 अक्टूबर 2017 है ना। तो 1 अक्टूबर 2017 को हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं,
जहां पे अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे करना है डेट ऑफ एक्विजिशन जो है 1 अक्टूबर 2017 की कैलकुलेशन बेसिकली हमको करनी है, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो होगी हमारी 31 मार्च 2018 को। और देखते हैं सर इसके कंपोनेंट ऑफ इक्विटी क्या क्या है, इसके कंपोनेंट ऑफ इक्विटी जो है वो क्या क्या है। ओके, सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिएगा जरा आप बैलेंस शीट में आइए, और बैलेंस शीट में देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 624 है, 6,24,000। आप जानते हैं कि इक्विटी में मूवमेंट नहीं होता, इक्विटी में मूवमेंट नहीं होता। 1 अक्टूबर को भी यही रही होगी, एक साल पहले भी यही रही होगी, अनटिल अनलेस कोई क्वेश्चन हमको इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में बताए, कोई बताए कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कुछ बाईबैक हुआ है या बोनस वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें चेंज होती है। अदरवाइज इक्विटी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट स्टैटिक रहेगा। पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन व्हाट, तो यहां पर हमारे पास में इक्विटी के अलावा सर और क्या क्या एडजस्टमेंट है, इक्विटी के अलावा हमारे पास में और क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो हमारे पास है सर एक तो अदर रिजर्व्स, ओके, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना। एक है हमारे पास में अदर रिजर्व्स और दूसरा है रिटेन अर्निंग्स। तो देख लेते हैं इनमें कितना कितना बैलेंस है। 3,12,255,800, 3,12,255,800। अदर रिजर्व सर वही था 3,12,000, बिकॉज इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन रिटेन अर्निंग का मेरे पास में 1,4,17 का बैलेंस दिया हुआ है सर, विच इज 93,600। अब बाकी सारे बैलेंस तो 1 अक्टूबर के हैं, लेकिन 1 अप्रैल 17 को जो मेरा बैलेंस आ रहा है ना, ये बैलेंस सर मुझे 1 अक्टूबर का बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये एनालिसिस जो मैं करता हूं ये मैं सब्सिडरी के लिए करता हूं। आई एम डूइंग दिस एनालिसिस फॉर सब्सिडरी लिमिटेड, एसआर लिमिटेड का मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि उसकी नेट एसेट्स कितनी है, राइट। तो यहां पर देखिए मूवमेंट कितना आ गया, 93,600 का मूवमेंट हुआ है टिल कंसोलिडेशन डेट तक। 1,62,200 आप सब लोग भी निकाल लीजिए, 1,62,200, और आपके ब्रैकेट्स का नाम लगा दीजिए यहां पर कि पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन अदर रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग। तो देखो सर अदर रिजर्व में तो कोई चेंज है ही नहीं ना, अदर रिजर्व्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, रिटेन अर्निंग में चेंज है, दैट इज 1,62,200। इतना मेरा अदर रिजर्व्स के अंदर मूवमेंट आ गया। अब एक काम करते हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि मुझे अब इसमें जितना मैंने डिविडेंड पेड किया है ना ड्यूरिंग द ईयर, मैं उसे रिटेन अर्निंग के मूवमेंट में जोड़ दूंगा, राइट। अब आप लोगों ने ये बात तो बहुत अच्छे से समझ ली है कि मैं यहां पे वो जोड़ूंगा क्यों, इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट, वो वाले प्रॉफिट जो कंपनी ने डिविडेंड बांटने के पहले कमाए थे, ताकि मुझे पता चल सके कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कितने प्रॉफिट कमाए हैं। तो देखिए मेरा डिविडेंड पेड जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, 6,24,000 का मैंने डिविडेंड दिया है 12%, ओके। तो यहां पे मैं लिखता हूं 6,24,000 का 12% डिविडेंड जो है वो मैंने दिया है। तो ये लीजिए 624 का 12% 74,880, 74,880। इतना रुपया मैं जब जोड़ दूंगा ना इसमें, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा, ये जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा ना, ये आएगा 2,37,080 रुपीज, 2,37,080 रुपीज। अब ये जो मेरे पास में प्रॉफिट आया है दैट इज 2,37,080 रुपीज, ये तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, राइट। दिस इज पूरा 12 मंथ्स का प्रॉफिट। इसका आधा प्रॉफिट प्री है और आधा पोस्ट है। तो ये काम करो ना, मैं इसका आधा यहां से माइनस कर देता हूं, है ना। ये जो 2,37,000 जो 80 रुपीज है, ये 12 मंथ्स के प्रॉफिट हैं। 6 मंथ के प्रॉफिट मुझे यहां से निकालकर वहां पे प्री एक्विजिशन वाले कॉलम में ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1 अक्टूबर। सो 118,540 यहां से माइनस हो जाएंगे, तो 118,540 यहां पे प्लस हो जाएंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं सर टाइम अपोर्शनमेंट या टाइम एडजस्टमेंट, जो भी आप इसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे टाइम अपोर्शनमेंट। सर
टाइम एडजस्टमेंट बेसिकली हमने किया है यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइम एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है, ताकि हमारे पास में जो प्रॉफिट्स हैं वो सही हो पाए। टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद में सर हमको क्या करना है, वही हमारे बहुत सारे के सारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कितने हैं, राइट। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान रख लो, ये जो डिविडेंड है ना, ये कई स्टूडेंट्स जोड़ने के बाद में इसे वापस घटाना भूल जाते हैं, तो पहले आप ये काम करके रख लो, बाद में नहीं भूल नहीं जाना, राइट। लास्ट में से माइनस करो या पहले माइनस करो, फर्क तो कुछ पड़ता है नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो डिविडेंड आपने जबरदस्ती प्लस किया था उसे आप वापस माइनस करो, उसे आप वापस माइनस कर दो, कितना, 74,880 रुपीज। तो बेसिकली देखिए, ये प्लस करने का और ये माइनस करने का कोई लॉजिक नहीं निकला, है ना, ये ऑफसेट होके जीरो हो गया। सिर्फ लॉजिक इतना ही था कि हम करेक्ट प्रॉफिट जान सकें, और करेक्ट प्रॉफिट जान सकें तो हमको पता लगे कि सर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हमने वो प्रॉफिट कितने कमाए। तो एक बार प्रॉफिट सही प्री और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, तो हमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर देना है वापस माइनस में, वापस डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस भी सेशंस के अंदर वापस अच्छे तरीके से बता दी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वर्किंग नोट भी आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। नाउ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा हमारे एडिशनल वर्किंग नोट में। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट में हम जाते हैं। दीज आर आवर एडिशनल वर्किंग नोट। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ पहले से बना के रखा है ताकि मैं आपको मैक्सिमम बातें समझा सकूं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हमारे क्वेश्चंस लीस्ट टाइम में कंप्लीट हो सकें, फॉर्मेटिंग से कंप्लीट हो सकें, और एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे। तो देखिए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। किस किस पे कैलकुलेट होगा, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पे, एक होगा प्लांट एंड मशीनरी पे। बाकी सबका तो इन्वेंट्री का, ट्रेड पेबल का तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज इट इज चिपका देंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनफैक्ट लैंड का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता है नहीं, तो लैंड की वैल्यू तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो होगी सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में होगी, और प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग बुक वैल्यू भी हमको यहां से निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं ये सारे के सारे वर्किंग नोट, अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे आप लोगों ने, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। देखिए, फेयर वैल्यू एज द डेट ऑफ एक्विजिशन और बुक वैल्यू आपस में कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जरूर ध्यान से देखिएगा आप सब लोग कि यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको 3,12,000 से बढ़ा दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग को 3,12,000 से हमने बढ़ा दिया है। तो चलिए सर, लैंड एंड बिल्डिंग को हम क्या करते हैं, ये लीजिए 3,12,000 से हम भी बढ़ा देते हैं। ये देखिए 3,12,000 से मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया, प्लस कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। सर व्हाट अबाउट प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी की मेरे पास में फेयर वैल्यू दे रखी है, वो है कितनी, 6,24,000। प्लांट मशीनरी की फेयर वैल्यू है 6,24,000। अब इस दिन की यदि बुक वैल्यू मिल जाए ना तो मेरे पास में गेन लॉस आ जाएगा। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में एक सेपरेट वर्किंग नोट है, जहां मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट से इसकी बुक वैल्यू पिकअप कर लेता हूं। वो है 421,200। ओके, 421,200। और आपको पता है सर, ये 4,21,200 जो है ना, ये कितना परसेंट है? तो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। इसका मतलब ये तो सर 90% रेट है ना, मतलब ये 90% प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करता है ये वैल्यू 4,21,200, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन काट लिया गया पूरे साल में। तो पूरे साल में जो 10% डेप्रिसिएशन काटा, वो 10% डेप्रिसिएशन होता कितना है, और मुझे तो सिर्फ 6 महीने का चाहिए सर। दैट मीन्स मुझे प्लांट मशीनरी को 6 मंथ पीछे लेके जाना है, तो मेरे को 6 मंथ का सिंपल डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। तो ये तो उसका नरेशन हो गया कैलकुलेशन का, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 421,200 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 5 कर दे तो भी काम हो जाएगा, आधा ही तो करना है ना। सो 23,400 एंड इट कम्स टू 421,200, सारा मिला के 444,600 आ गया, 444,600 आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब
इसकी वैल्यू तो सर 444,600 ही है हमारे किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 6,24,000। अच्छा, तो 6,24,000 हो गई तो हमारा गेन आ गया 1,79,400। 1,79,400 इतना हमारा गेन आ गया है। क्या गेन आ गया? फेयर वैल्यू का गेन आ गया प्लांट एंड मशीनरी पे। समझ गए होंगे आप सब लोग अब तक तो? हाँ जी, बताइए। और लैंड एंड बिल्डिंग की क्या बात करें सर? देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग को 3,12,000 से बढ़ाया है अपन ने, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 561,600। 561,600 इस वैल्यू को 312 से बढ़ा दिया। 561,600 को 3,12,000 से बढ़ा दिया अपन ने, तो इसकी अब वैल्यू कितनी हो गई? 8,73,600। अब ये फेयर वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन भी होगी, है ना, और यही फेयर वैल्यू कंसोलिडेशन वाले दिन भी होगी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। लेकिन ऐसा प्लांट मशीनरी के साथ नहीं होगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। 6,24,000 is the revised book value of our plant and machinery, and now I have to depreciate this new revised book value over a period of 6 months in the post acquisition period till the date of consolidated financial statements, right? So already charged okay, this is the calculation of सॉरी, ये मैंने गलत यहां पे लिख दिया। ये कैलकुलेशन एडिशनल या सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन की है, तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है यहां पे मुझे लिखनी है, थर्ड वर्किंग नोट में लिखनी है, राइट? थर्ड वर्किंग नोट में मुझे इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो देखिए सर कितनी है? 6,24,000 ये मेरी वैल्यू है। फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और मुझे इसे क्या करना है? पोस्ट 6 मंथ तक डेप्रिशिएट करना है। तो कर देते हैं सर, पोस्ट 6 मंथ तक डेप्रिशिएट 624 का 10% और 6 मंथ का, तो ये डेप्रिशिएशन आता है 31,200। इतना डेप्रिशिएशन मैं लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा काम, और आ जाएगी मेरी बैलेंस शीट की वैल्यू 5,92,800। 5,92,800। ओके, तो सर हमारे सारे के सारे वर्किंग नोट बन गए। अब मुझे एडिशनल और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन कर लेनी है, तो कुल मिला के मुझे 31,200 का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, जबकि मैंने कितना लगा रखा है? 23,400 का। 23,400 का ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। ये एक्सरसाइज हमने काफी बार कर ली है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 31,200 माइनस 23,400 इट कम्स टू 7,800। इट कम्स टू 7,800 एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे लगाना पड़ेगा, राइट? ये मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा। ये 7,800 मेरे को प्रॉफिट्स कम कर डेप्रिसिएशन को ज्यादा लगाना, चार्ज करना पड़ेगा। तो ये रहे मेरे वो सारे के सारे एडिशनल वर्किंग नोट। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एंड चलते हैं हम हमारे नेट एसेट्स के चार्ट में, जहां पे वन बाय वन हम ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को पुट अप कर देते हैं। अब जैसे वहां पे आपने क्या किया, इंडिविजुअल एक एक वैल्यूज को अलग अलग दिखाया है ना, तो यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड फिगर भी लेकर आ सकते हो, और अलग अलग दिखाना चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या क्या हुआ है? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स, कुल मिलाकर इन चार चीजों में चेंजेस हुआ है। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज और ट्रेड पेबल, सब में इंक्रीज है। और एक है हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक लगेगा हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन की यदि बात हम लोग करें यहां पर, तो बहुत ध्यान से समझना कि ये जितने भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट्स को चेंज करेगा, और डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन आपके जितने भी रिजर्व्स हैं वो इफेक्ट होंगे उससे। तो आपके सारे के सारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स यहां पे आप कर दीजिए। देखिए जितने होते हैं, लैंड बिल्डिंग 3,12,000 से बढ़ा दिया, तो ये लीजिए सर, यहाँ पे प्लस कर दीजिए 3,12,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमारा जो इंक्रीज आया है वो कितना है सर? 179,400, राइट? प्लांट मशीनरी में हमारा इंक्रीज है 1,79,400। आई एम श्योर आप लोग भी इस क्वेश्चन को मेरे से आगे स्टेप तक सॉल्व कर रहे होंगे। अब तक तो आपको ये सारी चीजें आने लग गई होगी अच्छे तरीके से। और इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज का सीधा डेटा दिया है, 46,800 से बढ़ाना है, 46,800 से बढ़ाना है।
और इसी के बीच में अचानक आ टपकता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के बढ़ने से प्रॉफिट घटते हैं, तो यहां पर आपको लायबिलिटीज को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लायबिलिटीज को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए लायबिलिटीज कितनी माइनस हो गई है, 31,200, 31,200। और कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि एक हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आने वाले 6 महीने में। तो आने वाले 6 महीने का कॉलम तो सर ये वाला है, राइट। ये वाले कॉलम में हम उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन को इंसर्ट करेंगे। तो 7800 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना था, 7800 था, करेक्ट। तो ये लीजिए सर, 7800 से हमारे प्रॉफिट्स जो हैं आने वाले 6 महीने के कम हो जाएंगे, और बन गया हमारा नेट एसेट्स का एनालिसिस। यहां पे हमारा कंप्लीट होता है नेट एसेट्स का एनालिसिस। टोटल करते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। देखिए आप सब लोग टोटल करिएगा, अच्छे से टोटल करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं भी टोटल कर रहा हूं यहां पर। $16,55,140 मेरा आ रहा है, 16,55,140। डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन सारे के सारे नेट एसेट्स का टोटल। और रिटेन अर्निंग में जो मूवमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, 237080 माइनस 118540 माइनस 74880 माइनस 7800, इट कम्स टू 35,860। 35,860। नाउ अब आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट्स के बंटवारे करने हैं, राइट। और ये आपका जो आया है इसका भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बेसिकली ये जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है टोटल, ये जो टोटल आया ना 16,55,140, ये मेरा क्या है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। अब इसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस में करूंगा, एक तो होल्डिंग में और एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, राइट। तो यहां पे फर्स्ट चीज का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, खाली इसका एनसीआई निकालना होता है अपने को। 16,55,140 इंटू 30% का एनसीआई है 496,542, 496,542। ये डेटा निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इस डेटा का मुझे कुछ करना ही नहीं होता। चाहे आप निकालना चाहो तो निकाल दो, लेकिन यहां पर दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। यहां पे अपने को दोनों ही चीज निकालनी पड़ेगी कि होल्डिंग का प्रॉफिट कितना है और एनसीआई का प्रॉफिट कितना है। तो चलो सर हम निकाल लेते हैं। 35,860 का 70% विच इज 25,102। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करना है सर, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा 35,860 का 30% हो जाएगा हमारा 10,758। ओके, तो हो गया हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट पूरा। गुडविल की बात करें तो कंसीडरेशन हमने कितना पे किया, कंसीडरेशन हमने कितना पे किया सर बताओ। तो देखिए हमने कंसीडरेशन पे किया है 12,48,000, 12,48,000। ओके, और बदले में हमको नेट एसेट्स कितनी मिली, 16,55,140, 16,55,140। एक चीज और आ जाएगी, बस एक चीज और आ जाएगी। और जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आती है तो हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा रहता है सर। एनसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही ले रहे हैं, यानी हमने इतना तो कंसीडरेशन दे दिया और हम एनसीआई शेयर को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे ही ले रहे हैं, क्योंकि एनसीआई की कोई फेयर वैल्यू दे रखी है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। बताइए हमने एनसीआई का क्या किया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया सर, होल्डिंग का 70 और 30 एनसीआई का। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, जहां पे हमने एनसीआई को नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू के नेट एसेट्स के प्रोपोर्शन के अंदर यहां पे रिकॉग्नाइज किया है। अगर एनसीआई की फेयर वैल्यू होती तो फेयर वैल्यू पे भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते थे, राइट सर। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू होगी तो फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो हम प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स साइलेंस के केस में अज्यूम कर चलेंगे, है ना। तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में एनसीआई का शेयर आता है आपका 496,542, 496,542।
Okay, so this will gives you the goodwill or capital reserve on consolidation. So let's see what will happen. 12,48,000 and 496,542. This is the NCI share at proportionate share of net assets, and I got the net assets which are less in comparison to consideration 16,55,140, और ये आपका गुडविल आ जाता है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमारा गुडविल आता है 89,402। इसको कहेंगे हम गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। आई होप सारी चीजें आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, बिकॉज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेक्स द डिफरेंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सबको पता है, कंसोलिडेशन होता है, लेकिन कैसे करते हैं वो आना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको सेकंड वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा। एनसीआई के शेयर को भी हमको लेना है, और ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ एनसीआई इज कैलकुलेटेड थ्रू पीएसएनए और थ्रू फेयर वैल्यू, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब एनसीआई को हमें आगे भी बढ़ाना है, एनसीआई के मूवमेंट्स को भी देखना है। तो दिस इज योर एनसीआई एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 496,542। 496,542। अब आपको पता है, आपने ये जो नेट एसेट्स का जो चार्ट बनाया है ना, ये आपका फर्स्ट जो आपने नेट एसेट्स का चार्ट बनाया है, इस नेट एसेट्स के चार्ट में जो एनसीआई का शेयर है वो है 10,758 रुपीज। ओके, सो दिस इज योर 10,758 रुपीज। तो कुल मिला के आपका एनसीआई कितना हो गया बताओ? कुल मिला के आपका एनसीआई कितना हो गया? ये हो गया 496,542 एंड ये 5,07,300। टोटल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, right, on consolidated balance sheet date, NCI on consolidation, right? This is your total non-controlling interest which is going to be reported on consolidated financial statements, है ना। consolidated financial statements में इसे रिपोर्ट किया जाएगा, going to be reported in consolidated financial statements, sorry। तो आपके लिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि हमने कभी भी क्वेश्चन में एनसीआई का वर्किंग नोट नहीं बनाया सर। अब हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे इसके अंदर, और ये वर्किंग नोट बनाते हुए इसके पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड वर्किंग नोट भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब हमारे फोर्थ वर्किंग नोट की, जो है हमारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी के रिगार्डिंग। और इसमें क्या क्या होगा सर? एक तो अदर रिजर्व, एक हमारा रिटेन अर्निंग, बस दो ही तो कंपोनेंट है हमारे। इसमें बैलेंसेस लिख दीजिए आप सब लोग। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस लिखिए सबसे पहले, तो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस लिखिए कितना कितना है। ये देखिए होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है 936,178,400। तो ये लीजिए 936,178,400। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिजर्व्स में पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स लेकर आ जाते हैं। पोस्ट एक्विजिशन शेयर लेकर आते हैं किसका? सब्सिडरी कंपनी का। तो देखिए अदर रिजर्व में तो कोई मूवमेंट है नहीं, रिटेन अर्निंग में मूवमेंट था। ये देखिए 25,102 रुपीज, 25,102 रुपीज मेरा है, दैट मींस होल्डिंग कंपनी का है। होल्डिंग के शेयर्स में इसको इंक्लूड कर दीजिए, 25,102 रुपीज। ओके सर, ये हो गया हमारा कंप्लीट कंसोलिडेशन के सारे वर्किंग नोट, एंड ये टोटल कर लेते हैं 2,03,502। तो बताइए क्या आपको चारों वर्किंग नोट समझ में आ गए? हाँ, चारों आपको वर्किंग नोट समझ में आ गए। चारों वर्किंग नोट समझ में आ गए तो आपको इसका टोटल भी पता लग गया होगा आपकी टोटल क्या आने वाला है। जो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट मींस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में रिपोर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1139,502। 1139,502 करेक्ट। समझ में आई बात आप सब लोगों को? वैसे देखिए कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी के लिए हमारे पास में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही इंटीग्रल पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन एक बार आप उसको सेट असाइड करते हुए सिर्फ बेसिक बातों के बारे में समझिए।
ये जो वर्किंग नोट आप देख रहे हैं ना अभी स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके बारे में मेरे को आपको एक स्पेशल डिस्कशन करके बताना है कि इसमें अपने को कैसे कैसे वैल्यूज डालनी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ गया। इतने अभी जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं था, तो अब आ गया है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद में आपको क्या करना है सर, एक बार आप अपने नोट्स को पूरा कीजिए, समझ रहे हो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां पे हेडिंग लगाएंगे आप, नोट्स टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे। और वैसे भी देखिए सर 15 से 20 मार्क्स की रेंज में आता है, तो सर इतना प्रेजेंटेशन तो डिजर्व भी करते हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, बराबर। अगर इतना प्रेजेंटेशन हम लोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको मार्क्स में नुकसान होगा, है ना। तो आपको प्रेजेंटेशन एकदम ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको भी क्लास में सिखा रहा हूं, है ना। बिकॉज अगर आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस किया गया है, और एग्जामिनर के कमेंट यही आते हैं कि बच्चा प्रेजेंटेशन नहीं करता इसलिए उसके नंबर कट जाते हैं। तो हमें क्यों सर पूरा क्वेश्चन सही कराने के बाद में फालतू में नंबर कटवाने हैं, जब हम उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, राइट। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम वैल्यू लिख देते हैं होल्डिंग और सब्सिडीज का इंडिविजुअल 468 है होल्डिंग का, दैट मींस होल्डिंग हमने का नाम है यहाँ पे पीएन, ओके पीएन, यहाँ पे लिख देते हैं हम होल्डिंग कंपनी का नाम पीएन, और एस आर है एसआर, ओके। पीएन और एसआर के हमको होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पर लिख देने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट से जितना हो सके उतना कॉपी कीजिए, 468 एंड 748 800, 468 एंड 748 800। और बाकी एसआर कंपनी के रिवैल्यूएट अमाउंट लेने हैं। एसआर कंपनी में गलती कर सकते हैं आप लोग, एसआर कंपनी का दिया हुआ बैलेंस शीट से कॉपी मत कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। इसको रिवैल्यूड अमाउंट लेना है अपने को। तो इसकी लैंड का अमाउंट तो ले लीजिए, लैंड का अमाउंट कितना है इसका, ये देखिए लैंड का अमाउंट है 873,600, और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 592,800। तो चलो सर कॉपी करके लिख देते हैं, 873,600 592,800, दोनों का टोटल करके वैल्यूज लिख देते हैं। 468 873,600 comes to 13,41,600, फिर ये 748,800 आ गया, 592,800 आ गया, 1341,600, इसका भी यही वैल्यू है। तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल हो जाएगा 2683,200, 2683,200। So this is your first notes to the consolidated financial statements। ये सारे के सारे नोट्स आपके इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। these are not working notes, correct। गुडविल ऑन कंसोलिडेशन की बात की जाए तो वर्किंग नोट नंबर 2 में इसको कैलकुलेट किया है हमने, कुछ 89,000 समथिंग आ रहा था ना, कितना है गुडविल कितना है 89,402, 89,402, ये लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है सर। तो 89,402 का गुडविल का हमारा वर्किंग नोट बन गया। बाद में बात करते हैं इन्वेंट्री। तो पीएन का इन्वेंट्री कितना होगा, एसआर का इन्वेंट्री कितना होगा, पीएन और एसआर का इन्वेंट्री कितना होगा। पीएन का तो है 374,400, उसका है 113,600, 374,400 113,600। अब यहां पे गलती कर दोगे यदि इतना ही लिखा तो, क्योंकि एसआर की इन्वेंट्रीज को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है हमने इसकी इन्वेंट्री को, 46,800 से बढ़ा दिया है, तो बढ़ा के लिखिएगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया सर, 374,400 113,600 एंड 46,800। इट ऑल कम्स टू 5,34,800, 5,34,800, है ना। सिंपल एडजस्टमेंट है इसके अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर सिंपल एडजस्टमेंट है, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करना है, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। ट्रेड रिसीवेबल में तो कोई चेंज ही नहीं है सर, दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा, देखिए 186,500 124,800,
186,500, 124,800. ओके, 3,11,300, 3,11,300. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाएगा? आएगा 45,200 एंड 24,900. सब हो गया है सर. 45,200 और 24,900. ठीक है ना? तो देख लीजिए, टोटल करते हैं कितना आता है. ये आता है 70,100. 70,100. ओके. बोरोविंग्स में आता है अपना बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंशियल लायबिलिटी है बोरोविंग अपनी. तो बोरोविंग में है क्या क्या सर? 249,600 और 20,000. 249,600 और 20,000 पीएन का और एसआर का. 249,600 और 20,000. 269,600 हो गया ये. और अब देखो क्या होता है फ्लो के अंदर. 249 में 20 को भी कैलसी से जोड़ना पड़ता है. ओके, तो ट्रेड पेबल्स बात करते हैं. 146,900, 34,300. 146,900 और 34,300. लेकिन गलती मत कर देना, क्योंकि एसआर लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स जो है वो आपने इंक्रीज किए हैं. कितने इंक्रीज किए हैं? देखिए हमारे क्वेश्चन में आपने ट्रेड पेबल को कितना इंक्रीज किया है? 31,200 से इंक्रीज किया है सर. तो ये लीजिए आपका ट्रेड पेबल का कंसोलिडेटेड अमाउंट कितना हो गया है? 2,12,400. ओके, तो सर हमने नोट्स बना लिए. अब आप नोट्स को ही पहले टैली करिए कि आपके नोट्स सही हैं कि नहीं है. नोट्स टैली करने के बाद में हम इन नंबर को बैलेंस शीट में चिपका देंगे. नोट्स टैली करने के बाद में हम इन सारे के सारे नंबर्स को बैलेंस शीट में चिपका देंगे. तो चलिए सर नोट्स के टोटल कर लगा लेते हैं. 26,83,200, 89,402, 534,800, 311,300, 7,100. ओके, तो मेरा एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है ना, वो आ रहा है 36,888,02. चलो अब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि लायबिलिटी का भी टोटल सर मैच कर जाए. बोरोविंग्स है 269,600, 2,12,400. ये तो लायबिलिटीज का टोटल हुआ. और हमारे रिजर्व्स के टोटल कितने हैं देखिएगा जरा. रिजर्व्स ये रहे 11,39,502 है ना. 11,39,502. एनसीआई जो है वो है 5,07,300. और हमारी इक्विटी कैपिटल, होल्डिंग कंपनी की इक्विटी कैपिटल 15,60,000. तो ये मेरा लायबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है. कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? 36,888,02. ओ माय गॉड सर, मैच कर गई बैलेंस शीट. अपने लिए सर बैलेंस शीट का मैच कर जाना, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती. एसेट्स और लायबिलिटीज मेरी मैच हो गई. अब मैं डेफिनेटली इन सारे नंबर्स को बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकता हूं ताकि कोई काटापीटी नहीं हो. समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग? तो चलो सर वन बाय वन हम सारी की सारी वैल्यूज को यहां पे पोस्ट कर देते हैं. तो इसका हो गया हमारा नोट नंबर 1. चलो अब आपको क्या करना है? बस कॉपी पेस्ट. अब फॉर्मेलिटीज रह गई है ना, तो करते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट. प्रॉपर्टी प्लांट 26,83,200, गुडविल 89,402, 26,83,200 और फेस पे ही लिखिए गुडविल ऑन कंसोलिडेशन रेफर नोट नंबर 2. तो 89,402 ये मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई है. अगर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्रीज 534,800, रिसीवेबल 311,300, 534,800, 311,300. ओके, और बस एक लास्ट आइटम है 70,100 का अपना कैश का बैलेंस.
सबके लिए मैंने नोट बनाया, देखो सबके लिए मैंने क्या किया, नोट बनाया। अब यही तो बस दिक्कत है इस चैप्टर के अंदर, प्रेजेंटेशन बहुत लेंथी होता है। अब ये प्रेजेंटेशन की लेंथीनेस को कैसे मैच किया जाए सर? अब इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। पहले बार करोगे 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसको रिड्यूस करो, उस टाइम को रिड्यूस करो। सिंपल सी बात है सर, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो वी हैव अ सिंपल मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.8, ओनली वी हैव 27 मिनट्स, ओनली वी हैव 27 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अब बताओ 15 नंबर के क्वेश्चन को 27 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा तो 1-1 घंटे तक जा रहा है, अब इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी मुझे तो आपको देखो एक्सप्लेन करके बताना है, जिसमें तो मैंने फॉर्मेट भी पहले से बना लिए, फिर भी 27 मिनट्स में नहीं हुआ, तो सर ये चैप्टर हमसे प्रैक्टिस मांगता है। आई एम श्योर कि आप लोग एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी पूरी एस्टैब्लिश हो जाती है तो आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ोगे अपनी तरफ से। जैसे कि मैंने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में, वैसे ही आप मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा एसेट साइड का टोटल। टोटल हम बाद में लिख देंगे, पहले लायबिलिटीज की बात कर लें। लायबिलिटीज, बोरोइंग 269,600, ट्रेड पेबल 2,12,400। 269,600, 2,12,400, राइट? तो ये हो गया हमारा लायबिलिटीज का पोस्टिंग। सर एक बात और बताइए, ये बी में इक्विटी कैसे आ गया? बी में इक्विटी वापस गलत प्रिंट हो गया है। यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे हमें लिखना पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाँ जी, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हमें बैलेंस शीट के ऊपर फेस पर ही दिखाना होता है, एंड दिस इज टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम इक्विटी कंपोनेंट, सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटी। ना तो ये इक्विटी है आपकी, ना ही ये लायबिलिटीज है, तो इक्विटी और लायबिलिटी से इसको डिस्टिंक्शन मेंटेन करा के फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे दिखाना होता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए बी पॉइंट लिख दिया है, राइट? तो बी पॉइंट में इसको हम डिस्क्लोज करेंगे, बी पॉइंट में इसको डिस्क्लोज करेंगे एज ए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया सर आपने? देखो वैसे तो बनाना होता है, जैसे देखो एक गुडविल और कंसोलिडेशन है ना, इसका नोट ना बनाते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में गुडविल और कंसोलिडेशन है, राइट? आप डायरेक्ट वो वर्किंग नोट रेफर करा सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में हर एक आइटम के लिए नोट्स बनते हैं। मतलब आप अपनी बैलेंस शीट बिना नोट्स के नहीं बना सकते, भले ही चाहे सिंगल लाइन आइटम उसमें प्रेजेंटेशन हो, उसका नोट बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब गुडविल और कंसोलिडेशन का भी नोट बनेगा, तो एनसीआई का भी नोट बनेगा। हालांकि अपन ने बनाया नहीं है, अपने सीधे ही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 से रेफर करा देते हैं। तो एनसीआई जो है वो वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोगों ने निकाला है, देखिए कितना है एनसीआई। एनसीआई कितना है हमारा? ये है सर 5,07,300, 5,07,300। और ये रिजर्व का भी नंबर याद कर लीजिए, हम उसको लिखना है, हमको उसको लिखना है 11,39,502, है ना? तो ये हो गया 5,07,300 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और अदर इक्विटी, अदर इक्विटी का हमारा कौन सा नोट है? वैसे तो वर्किंग नोट नंबर 4 है, वैसे तो वर्किंग नोट 4 है, 11,39,502, 11,39,502, राइट? करेक्ट, 11,39,502। एंड 11,39,502 होने के बाद में अब हमको क्या करना है, सिर्फ इक्विटी लिखनी है, दैट इज होल्डिंग की इक्विटी लिखनी है, क्योंकि सब्सिडरी की इक्विटी और हमारे इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी की इक्विटी और हमारे इन्वेस्टमेंट ये हो गए हैं नॉक ऑफ टिल पोस्ट प्री एक्विजिशन पीरियड, और पोस्ट एक्विजिशन हम लोगों ने कंसोलिडेट कर लिया है। तो इनको भूलकर भी कंसोलिडेशन में मत लिख देना, इनको भूलकर भी कंसोलिडेशन में दोबारा वापस मत लिख देना। तो 15,60,000 रुपए का हमारा खुद का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 15,60,000 के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को रेफर कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो सर हमने प्रेजेंटेशन किया, और आप सब लोगों ने टोटल इसका लगा ही लिया है ऑलरेडी। टोटल है 36,880,2, 36,880,2, और ये इस वैल्यू से बैलेंस शीट होती है हमारी मैच।
36,888,002। तो ये देखो सर हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ऊपर एंटिटी का नाम लिख देना है। नाम क्या है? पीएन लिमिटेड। ऑब्वियसली पीएन लिमिटेड की बनेगी ये। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है और सिंस इसको अपन को एज एट फॉर्मेलिटी सारी करनी होगी 31 मार्च 2018 है ना, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर साहिब खुश होंगे हमसे और हमको नंबर देंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। तो देखो सर ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन हमको सीखना था। उम्मीद करता हूं कि ये सारा प्रेजेंटेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा एंड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन और इन टर्म्स ऑफ लॉजिक सारी बातें आप सब लोगों को क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको क्या करता हूं, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया सर, राइट, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब मुझे इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये क्या होता है? तो मैंने जैसे आपको पहले भी प्रीवियस सेशन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताया है। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको क्या करना है? होल्डिंग कंपनी का डेटा लिखना है। कितना? 15,60,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है हमारा इक्विटी का? 15,60,000। 15,60,000। तो ये क्या हुआ हमारा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब आपका इक्विटी का ये वाला वर्किंग नोट आपका पूरा हो गया। ठीक है सर, क्या हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का भी ऐसे नोट्स बनाना होता है क्या? बिल्कुल बनाना होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हमको नोट जो है वो बनाना होता है। तो यहां पे मैंने बनाया नहीं है, तो यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी एक नोट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें हमें क्या डिस्क्लोज करना होता है। उस नोट में हमें क्या डिस्क्लोज करना होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, 5 टाइप की कैपिटल होती है, ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप। ये सारा डिस्क्लोजर इसमें लगता है। सर जरूरी होता है बनाना? बिल्कुल जरूरी होता है। ओ माय गॉड सर, टू मच प्रेजेंटेशन। यस, टू मच प्रेजेंटेशन, टू मच मार्क्स। ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। फिर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आप जानते हैं 100 के शेयर्स हैं और हमारी शेयर कैपिटल कितनी है? 15,60,000 है। 15,60,000 है। इस प्रकार से आपको एक इक्विटी का भी नोट बनाना पड़ेगा, आपको एक इक्विटी शेयर कैपिटल का भी नोट बनाना पड़ेगा। मुझसे वो प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, राइट। नंबरिंग जो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल को आप उस हिसाब से दे लेना, है ना। तो एक बार नंबरिंग मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ, आपके पास में ये पीडीएफ स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। कुल मिला के शॉर्ट में बात ये है कि सर ये इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट हमको बनाना है और ये वैल्यू कितनी होगी सर? 15,600। तो वी हैव 15,600 शेयर्स ऑफ ₹100 each, so it will makes my equity capital 15,60,000। ओके, यहां तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, तो सर इक्विटी का नोट हमने बना दिया। सिमिलरली हमको क्या फिर ये अदर इक्विटी का भी एक दूसरा नोट बनाना होगा? नहीं, अदर इक्विटी का हमें अब और कोई दूसरा नोट नहीं बनाना। अदर इक्विटी का नोट ऐसे ही बनता है। तो देखो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये है इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक पीडब्ल्यूसी का ये मैनुअल है। पीडब्ल्यूसी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी प्रकार के फॉर्मेट से इन लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक इलस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। तो इस प्रकार से ये रियल लाइफ में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो बनाया जाता है, आपके जितने भी रिजर्व सरप्लस के कंपोनेंट है ना, जितने भी रिजर्व सरप्लस के कंपोनेंट है, सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन हमारा एकेडमिक्स वाला क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता। अगर इतना बड़ा और इतने सारे कंपोनेंट वाला होता ना, तो सर हमारा क्वेश्चन 1-1.5 घंटे पहले तो कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं है, राइट। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसमें एनसीआई को भी प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, वो ऐसे नहीं करता। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना देता है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर,
तो आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें तो देखो मूवमेंट है नहीं, ये तो अपने सेम ऐसा का ऐसा हो गया जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का 15,60,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 15,60,000 है। चलो ये तो हो गया। सर व्हाट अबाउट ऑल दिस प्रेजेंटेशन, इसका क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, वो सिखाऊंगा, क्योंकि वो तरीका जो है वो रियल लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। यानी रियलिटी में हम लोग अलग प्रेजेंट करते हैं, बट इंस्टीट्यूट के एकेडमिक्स में उसको इतना फोकस नहीं किया गया। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। सिर्फ होल्डिंग कंपनी, दैट मींस पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। उसमें एनसीआई को वो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में, और ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंटेशन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, वो एनसीआई को उसमें नहीं शामिल करते हैं। मतलब एनसीआई को प्रेजेंट नहीं करते हैं, शामिल तो रहता ही है। एनसीआई की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, गलती किसी भी कैलकुलेशन में नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का इशू है कि हम ये प्रेजेंटेशन आईसीआई वाला करें या जो पीडब्ल्यूसी ने बताया है वो करें। तो सर देखो, पीडब्ल्यूसी तो कॉपी चेक करेगा नहीं, अपनी कॉपी तो चेक करेगा इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के साथ में हमको स्ट्रिक्ट रहना है। हाँ, इंस्टीट्यूट की बातें हमको माननी है, और इंस्टीट्यूट जो कहता है उसे आपको अडॉप्ट कर लेना है सर, सीधे सीधे बिना किसी क्वेश्चन के। तो देखिए ये है आपका अदर इक्विटी। यहाँ पे अदर इक्विटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में अदर रिजर्व में बैलेंस है 9,36,000, राइट। ये मेरा बैलेंस था होल्डिंग कंपनी का 9,36,000, जो मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया, था देखिए कि ये आपकी अदर इक्विटी है सर। तो मेरे अदर रिजर्व में 9,36,000 का बैलेंस है। फिर आता है रिटेन अर्निंग का बैलेंस विच इज 178,400, राइट। सो ये देखो 178,400 जो मेरा रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ना, इसको कहा जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। यानी पूरे साल भर में मैंने ये इनकम कमा ली है, पूरे साल भर में मैंने ये इनकम जो है वो कमा ली है, राइट। अब ये देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब लोग, मैं अब आपको क्या कहना चाहता हूं। यहां से मुझे डिविडेंड्स जो है वो माइनस करने हैं, यानी होल्डिंग कंपनी का शेयर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास में जो डिविडेंड था वो बेसिकली था सर 6,24,000 का 12%, 74,880 रुपीज, 74,880। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पर आप सब लोग। ये सर 74,880 क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ 74,888 का 70% है। 74,880 का ये 70% है, देखिए विच कम्स टू 52,416। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये नंबर यहां पे कैसे आया। देखिए ये आपकी इनकम है 178,400, ये आपके होल्डिंग कंपनी की रिटेन अर्निंग की इनकम है जो आपने पूरे साल में कमाई है। आपको पता है सर 178,400 में सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड आया वो आपने अपनी रिटेन अर्निंग में डाल दिया ना। यानी ये वाला डिविडेंड आपने अपनी रिटेन अर्निंग में जो है वो ट्रांसफर कर दिया होगा। ये वाला जो डिविडेंड है ना वो आपने अपनी रिटेन अर्निंग में जो ट्रांसफर कर दिया होगा, समझ रहे हो। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपने रिटेन अर्निंग में से इंटर कंपनी डिविडेंड को यहां पे माइनस कर दीजिए। सिंपली इंटर कंपनी डिविडेंड को यहां पे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ताकि आपकी जो रिटेन अर्निंग होगी ना वो एकदम सही होगी। सही इन द सेंस व्हाट सर, 178,400 माइनस इंटर कंपनी का डिविडेंड, तो ये हो गया आपका 125,984, 125,984। आगे बात समझ में। और इसमें आप जोड़ दीजिए अपनी सब्सिडरी कंपनी से आए हुए शेयर को, यानी आपके सब्सिडरी कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है ना, आपके सब्सिडरी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसके शेयर को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए आपकी सब्सिडरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो यहां पर जो सब्सिडरी कंपनी ने आपके लिए जो प्रॉफिट कमा के दिया है ये आपको यहां पे ऐड करना है, और आपका टोटल ये आएगा 2,03,502। देखिए सर हमारा जो वर्किंग नोट बनाया था हमने, वहां पे भी यही आ रहा था वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, 2,03,502, राइट। टोटल जो वैल्यू आ रही है 2,03,502, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन सर हमको ये वाला स्टेटमेंट भी समझना जरूरी है, जहां पे पता है सर ये वैल्यूज कैसे ली जाती है।
ये वैल्यू ये इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये कैसे कैलकुलेशन होती है। यहां पर देखो आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास में जो शेयर आया सब्सिडरी से वो आया 25,102 रुपीज। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना है आपके पास में सब्सिडरी से शेयर आया 25,102 रुपीज। अब ये सब्सिडरी के कंपनी के सारे नेट प्रॉफिट का शेयर आपको मिला, राइट। इसमें आप अपना जो डिविडेंड है, यानी जो आपको डिविडेंड मिलना चाहिए था, जो आपने यहां से माइनस किया 52,416, ये आप यहां पे प्लस कर दीजिए। 52,416 जो है यहां पे आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52,416 एंड 25,102, ये आएगा 518 रुपीज। अब सर ये क्या मतलब है सर, हमारी वाली इनकम से तो माइनस कर दिया और सब्सिडरी वाली इनकम में उसे प्लस कर दिया, बिकॉज डिविडेंड जो है वो एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। डिविडेंड जो है वो ना तो सब्सिडरी के लिए ना ही होल्डिंग कंपनी के लिए कोई खर्चा या इनकम है। तो डिविडेंड एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, आपको मिला तो आपके लिए कोई काम का नहीं है, उसने दिया तो उसके लिए भी वो कोई काम का नहीं है। तो आपको जो प्रॉफिट्स मिले उस सब्सिडरी के, उसमें से आप अपना डिविडेंड का शेयर लेस कर दो, और जो सब्सिडरी के प्रॉफिट आपके पास आ रहे हैं, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ रहे हैं, उसमें उसको ऐड कर दो। तो एक बार आपने डिविडेंड को माइनस किया, एक बार प्लस किया, ओवरऑल इंपैक्ट क्या आया सर, जीरो। यही तो है सर डिविडेंड का प्रेजेंटेशन, कि डिविडेंड हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऑफसेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में भी क्या हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो उस चीज का ये प्रेजेंटेशन करना है। ये आपका रिटेन अर्निंग का टोटल हमारे उस टोटल से बिल्कुल मैच करता है, और ये अदर रिजर्व में कोई छेड़छाड़ भी नहीं है। टोटल आपका 1139,502 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इंस्टीट्यूट के इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पे मैं आपको, अब ये मेरा वाला जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे लिए अब ये इररेलेवेंट हो गया। क्योंकि इस तरीके से मान लो हम एग्जाम में करके आए और एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो वो काटा लगा देगा हमारे आंसर्स को, फिर बाद में धरने देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा काम क्यों करते हैं सर, जैसे इंस्टीट्यूट चाहता है आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर देखिए जितने भी हमारे एग्जाम हो गए हैं, और हमारा स्टडी मटेरियल देखिए, वहां पर आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंटेशन मिलेगा। इस प्रेजेंटेशन में यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको इस तरीके से बनाना है, जहां पे आपका फर्स्ट पार्ट तो है वो तो केवल इक्विटी मूवमेंट है, सेकंड पार्ट है वो आपका रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का मूवमेंट है, जिसको हमको इस प्रकार से प्रेजेंट करना है। डिविडेंड एक बार माइनस करना है, डिविडेंड एक बार प्लस करना है, ओवरऑल डिविडेंड माइनस प्लस होके एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रुप के लिए डिविडेंड का आउटफ्लो सिर्फ कितना होगा, जितना ग्रुप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डिविडेंड देता है ना, वही सिर्फ उसके लिए आउटफ्लो है। 70% ग्रुप का कोई डिविडेंड अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस नहीं होगा, ना ही वो इनकम होगी ये। लेकिन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को जो डिविडेंड दिया जाता है वो तो बिल्कुल इनकम, वो तो बिल्कुल आपका एक्सपेंस का पार्ट होगा, दैट मींस अप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। वो हमारे ग्रुप के लिए जेन्युइनली कैश आउटफ्लो है। इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो डिविडेंड है वो आपका 52,416 वाले अमाउंट से क्या हो चुका है, बोथ साइड नॉक ऑफ एलिमिनेट हो चुका है। तो आप इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये काम करना है, इस प्रकार से हमको ये काम करना है। तो अदर इक्विटी के लिए रेफर ICAI प्रेजेंटेशन, यहां पे मैं लिख देता हूं रेफर ICAI प्रेजेंटेशन। जबकि रियल लाइफ में मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये फॉर्मेट मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि हर कंपनी जो है इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को बनाती है। लेकिन वो बात हम बाद में कर लेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तब कर लेंगे उनको। लेकिन अभी तो सर हमको एग्जाम पास करने हैं, तो एग्जाम पास करने के लिए हमें ICAI के प्रेजेंटेशन को फॉलो करना होगा। तो ये था सर हमारा ये क्वेश्चन, जो कि था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के प्रेजेंटेशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के इनिशियल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर, जहां पे मैंने आपको ये सारी बातें बताई। और ओके, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने इसकी कैलकुलेशन समझी, प्रेजेंटेशन समझा, ICAI की रिक्वायरमेंट को समझा कि इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए हमसे। तो ये सारी बातें आप लोगों को आनी चाहिए समझ में, और अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करना है तो ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। ओके गाइस, सो फाइनली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी पिकअप किया जो CA फाइनल FR न्यू सिलेबस के पेपर में पूछा गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
कि इस सीरीज में हम और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे आप सब लोगों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंटिंग पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे के सारे कंटेंट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।